नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के किस्सों में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं दीपक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत ही बड़ा महामुकाबला, महाकुंभ, क्रिकेट के महाकुंभ में महामुकाबला जिसका बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार था। जी। भारत बनाम पाकिस्तान। जी। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारियां थी, क्या था और उस समय पे क्या तैयारियां होती थी? भारत पाकिस्तान मैच कोई छोटा मैच नहीं है, हाई वोल्टेज, जिसका तो करंट मेरे ख्याल से दुनिया में भी कहीं नहीं है। इतना ज़्यादा करंट ग्राउंड पे दिखता है हमको। जी जी, देखिए आज जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो माहौल कहीं ना कहीं गर्म होता है जी। काफ़ी पुरानी राइवलरी है दोनों देशों की। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, वो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। इसकी वजह से जब मैदान पे ये खेल होता है तो इसमें आपकी पॉलिटिक्स से लेकर पूरा देश इन्वॉल्व होता है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर, ये एडिशनल प्रेशर होता है बाकी मैचों के मुकाबले दोनों ही टीमों पर। जिस तरह से आप 2011 का में याद कीजिए कि जब मोहाली में जो सेमीफाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जी, दोनों देश के प्रधानमंत्री उसमें मौजूद थे। और बतौर गौतम गंभीर ये इंटरव्यू में या कमेंट्री में अभी बिल्कुल पिछले मैच में उन्होंने ये चीज़ साझा करी थी कि उन्होंने जिक्र भी किया कि उनके जीवन का वो सबसे कठिन और काफ़ी प्रेशर वाला मैच था जी। जब आपके देश के प्रधानमंत्री, दोनों ही देश के प्रधानमंत्री सामने मौजूद हों और आप पे ये प्रेशर रहता है कि वर्ल्ड कप भले ही वो फाइनल की चीज़ छोड़ दीजिए लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना, इस पर सर आप क्या बोलेंगे? देखिए ये तो रहता है, दोनों देशों के इमोशनल जो अटैचमेंट है अपनी टीमों के साथ वो जुड़ा हुआ है, प्राइड अपनी जुड़ी हुई है दोनों देशों की एक दूसरे के साथ। तो कोई नहीं चाहता है कि वो एक दूसरे से हारें, लेकिन भारत लगातार 7 मैच जीतता हुआ आ रहा है वर्ल्ड कप से। 2092 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। अब उम्मीद है, देखिए अब गुजरात में मैच है और इस बार भी उम्मीद करते हैं कि 8वीं बार भारत पाकिस्तान को पटखनी नहीं देगा। अब दीपक जी को इंतजार है 8 का वेट है ना जी। और वहां पर मौका जो कि हम लोगों ने बहुत गाना चर्चित है ये मौका, तो क्या इस बार फिर पाकिस्तान के लिए मौका होगा? लेकिन पाकिस्तान की टीम भी, मैं देखिए दर्शकों को ये बता दूं कि पाकिस्तान की जो टीम है वो भी अभी तक जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में खेली है फिलहाल, तो इतनी कोई खास दबी हुई टीम नहीं लग रही है जिस हिसाब से इसको पहले आंका गया था कि हाँ ये थोड़ी सी दबी हुई टीम है, बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाज नहीं है। लेकिन इस बार लग रहा है कि हाँ पाकिस्तान पूरा तैयार हो गया है। सर देखिए मैं थोड़ा सा इस पे से थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि अभी दोनों ही पाकिस्तान के जो मैच हुए हैं वो मतलब बहुत थोड़ी सी कमज़ोर टीमें रही हैं उसके बाकी टीमों के मुकाबले। नीदरलैंड्स को हराया है उन्होंने, जो ठीक है, उसके बाद फिर श्रीलंका को हराया है। दूसरा ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को उन्हीं की तरह फेवरेबल कंडीशंस दी गई हैं। हैदराबाद में उनके दोनों मैच रहे हैं और मुझे नहीं लगता किसी ने भी अभी तक 2 मैच एक ही ग्राउंड पे खेल लिए हों लगातार। ऐसा ऑस्ट्रेलिया खेलेगी अभी लखनऊ में अगला मैच, हालांकि फिर ये देखना होगा कि दोनों ही मैच उनको दिए गए, उन्हीं की तरफ फेवरेबल कंडीशंस थी, प्लस श्रीलंका उनके सामने थी जिसकी गेंदबाजी इस वक्त फॉर्म में नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है। और ये भी देखना होगा कि रिजवान ने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने लगा था कि वो रावलपिंडी में जैसे खेल रहे हैं उनको उस तरह की पिच लगी। तो ये देखना होगा आईसीसी और बीसीसीआई को कि अगर पिच दे रहे हैं तो दोनों टीमों के बराबरी का पिच दें, किसी को ऐसा ना लगे कि वो अपने घर में आके खेल रहे हैं। उनको लगना चाहिए कि भारत में मैच हो रहा है और दोनों टीमों के लिए बराबर मौका है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को ही कमज़ोर लग नहीं रही है। 345 उन्होंने चेस किया है अभी फिलहाल। शायद श्रीलंका थी, ठीक है, अनएक्सपीरियंस्ड श्रीलंकाई गेंदबाज थे। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें पथिराना भी अच्छे खासे गेंदबाज है लेकिन उनकी खूब पिटाई करी। बाबर आजम का जल्दी विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान ने जिस हिसाब से पारी को बनाया और मैच खत्म करके आए, वहाँ से बीच में उनके क्रैम्प भी आया, जो कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो एक्टिंग भी हो सकती है। तो उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी कि वो सही में क्रैम्प था या उनकी एक्टिंग थी। तो ये थोड़ा सा सर आप प्रकाश डालिए इस पर कि मतलब पाकिस्तान ने अगर सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का चेस किया है तो उसको हल्के में तो नहीं लेगी भारत। देखिए हल्के में भारत और पाकिस्तान का मैच कभी भी नहीं रहा है। अब कमज़ोर से कमज़ोर पाकिस्तान की टीम भी अगर खेल के तब भी हाई वोल्टेज मैच होता है। आपको अब कभी भी नहीं देखेंगे जल्दी से कि कोई एक टीम बहुत ज़्यादा आगे भाग गई है तो फिर वो निकल ही गई है। अब उसको जैसे ही एक टीम आगे निकलती है दूसरी टीम उसको पकड़ के खींच लेती है कि नहीं हम भी उस मुकाबले में हैं आपके साथ। तो ऊपर से वर्ल्ड कप का मैच हो,
तो इसमें ज़्यादा दोनों तरफ से प्रेशर होता ही है, चाहे आपके सामने कमज़ोर पाकिस्तान हो चाहे मजबूत पाकिस्तान हो। हालांकि पाकिस्तान इस बार अच्छी टीम है और उनका जो ओपनर की जो समस्या थी वो पिछले मैच में हमने देखा कि सुलझी हुई है। उनके ओपनर जो आए हैं नए, उन्होंने शतक मारा है और इसके बाद मिडल ऑर्डर में रिजवान अच्छा खेल रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यह शायद पहली बार हुआ है कि पिछले 1-1.5 साल में कि किसी नंबर 4 के बल्लेबाज ने उनके लिए शतक बनाया हो। जी बिल्कुल, ये कहने वाली बात होगी कि 4 नंबर के बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ से सामने से अगर देखा जाए पाकिस्तान के नज़रिए से, तो 4 नंबर के बल्लेबाज रिजवान बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन अगर बात करें 4 नंबर भारत, जो कि पिछले काफ़ी समय से स्ट्रगल कर चुका है 4 नंबर के लिए जी, तो 4 नंबर पे आप श्रेयस अय्यर को देखिए। भले ही उन्होंने पिछले मैच में विराट कोहली का साथ निभाया, रन बनाया, लेकिन अगर मैं बात करूं बाकी चीज़ों की, बाकी मैचेस की, तो 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा था, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भी अपने बिठा रखा है। तो उधर उस पर आप क्या कहेंगे सर? श्रेयस अय्यर ने इतना कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया नहीं है अभी फिलहाल, अगर मैं बात करूं तो। देखिए, अब देखना होगा कि श्रेयस अय्यर का अब देखेंगे रिकॉर्ड। चोट से पहले तो वो ठीक ठाक खेल रहे थे, वो अच्छा, उन्होंने 4 नंबर पे कुछ मैच जिताए भारत को जी, और लंबा खेले हैं। अच्छी बात है उनकी ये है कि वो स्पिनर्स और पेस गेंदबाजी मतलब दोनों को बेहतर खेलते हैं। और बाकी खिलाड़ियों को मुकाबले कुछ खिलाड़ियाँ हैं जो नंबर 4 पे आए हैं तो वो स्पिनर्स के आगे फंसे हैं या फिर वो तेज़ गेंदबाजों के आगे। लेकिन श्रेयस अय्यर में ये खूबी है कि वो दोनों ही चीज़ों को बेहतर तरीके से खेलते हैं, तो उनका टीम में बनता है। और अब देखेंगे कि श्रेयस अय्यर आने वाले मैचों में आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। पिछले मैच में अच्छे टच में लगे, हालांकि वो अच्छे टच में लगातार लगे हैं, आपको जब भी उनको खेलते हुए देखा है एशिया कप से, लेकिन वो वही बात है कि उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए एक लंबी पारी में खेल सकें। तो उम्मीद है, आप भरोसा रखिए श्रेयस अय्यर पे कि नंबर 4 पे वो बेहतर बल्लेबाज हैं और आपको करके दिखाएंगे वो। जी बिल्कुल। अब वही वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि है तो सब कुछ परफॉर्मेंस देने के लिए मैं बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी किस्मत है वो साथ नहीं दे रही। जी, पाकिस्तान के खिलाफ मैंने स्टार्ट, अय्यर की बात करूं तो उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, बहुत अच्छा स्टार्ट किया, लेकिन कैच उनकी लाजवाब कैच पकड़ी वहां पर। ठीक है, अब बाकी बात करें अगले वनडे में जो ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वनडे में खेले, ऑस्ट्रेलिया में रन आउट हो गए वो। जी जी। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें रही हैं श्रेयस अय्यर के साथ। अब धीरे धीरे सूर्य कुमार यादव ने भी अपने आप को ढालना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, एक बहुत ही बड़ी जो खबर हमारे पास आई है वो ये आई है अभी फिलहाल, सर आपको भी इसकी जानकारी जहाँ तक है होगी, 200% होगी, कि सुमन गिल ने नेट प्रैक्टिस चालू कर दी है पाकिस्तान के मुकाबले से ठीक पहले। देखिए, ये फिर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द होने वाला है। इस बार आप फिर से एक बार पिटाई देखेंगे, क्योंकि शुभमन गिल का जो अहमदाबाद का ग्राउंड है वो उनका होम ग्राउंड है। इस वक्त आईपीएल में उन्होंने बहुत तेज़ी से और बहुत आक्रामक अंदाज में उस पिच पे खेल के रन बनाए हैं उस मैदान में, और बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं। तो आप अगर देखेंगे कि शुभमन गिल टीम में आ रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी सिरदर्दी होने वाली है। जी बिल्कुल। अब शुभमन गिल आ गए हैं तो अब फिर बात करते हैं, फिर से एक बार ओपनिंग बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा तो फिट एंड फाइन, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो कहीं नहीं जाने वाले। बात कर लीजिए सर ईशान किशन की। अब अगर शुभमन गिल आपके पाकिस्तान के खिलाफ खेल जाते हैं तो आप ईशान किशन को कहाँ देखते हैं फिर? कहाँ आप अय्यर भी बता रहे हैं, आपको फिर उनको बाहर बैठना पड़ेगा, ईशान किशन को अपनी पारी का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ खराब किया नहीं है, लेकिन फिर अगर आपकी टीम में शुभमन गिल जैसा बल्लेबाज है तो आप उसको बाहर नहीं बिठा सकते किसी भी हाल में टीम से। जी जी। तो बहुत ही बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, जिसका बेसब्री से सभी लोगों को इंतजार था। कैलेंडर में गोला करके रख लिया होगा लोगों ने कि 14 अक्टूबर, और कल 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को बाबर आजम का जन्मदिन भी है। तो क्या पाकिस्तान को तोहफा मिलेगा क्या? देखिए, एक जीत तो मिलनी चाहिए तोहफे में। मुझे लगता है देखिए भूल जाएं पाकिस्तान, अभी उनको अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिएगा, भारतीय गेंदबाजी एक बार फिर पाकिस्तान को फंसाने वाली है। कुलदीप यादव उनको समझ में आ जाए तो बड़ी बात होगी, मुझे लग रहा है जी। अगर उन्होंने कुलदीप यादव और बुमराह को संभाल लिया तो हो सकता है वो स्कोर कर जाएं, लेकिन अगर फिर से एक बार कुलदीप यादव की फिरकी में फंसे तो निकलना, उस माया जाल से निकलना काफी मुश्किल। ये तो सर वही वाली बात हो गई कि कप्तान का जन्मदिन है, कप्तान जन्मदिन वाले तोहफा देंगे, और ये कप्तान है जो फॉर्म में आ गए वापस। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम अपने जन्मदिन पे भारत को ही जीत का तोहफा देने वाले हैं कि आप मैच ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बात से तो पूरा देश आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत होगा जी। तो अब चर्चा यही रहेगी कि किस हिसाब से पाकिस्तानी बल्लेबाज, खासकर भारतीय स्पिनर्स का एक बार किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से प्रदर्शन करते हैं। चलिए सर, अब मैं जरा बात कर लेता हूं आपसे, थोड़ी सी आपको वापस उस मेमोरी में लेके चलते हैं, उस दौर में लेके चलते हैं जब हम लोग नीचे बैठ के टीवी पे मैच देखा करते थे और एक हमारा भाई होता था जो ऊपर से एंटीना हिला के पूछता था कि हाँ भाई सिग्नल आया कि नहीं। जी। तो उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए सर कि पहले के जो
टाइम में मैचेस होते थे भारत बनाम पाकिस्तान, वो कैसे क्या क्या मज़ा क्या होता था सर, और अब के मैचेस में वो क्या बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, मुझे लग रहा है जो पहले मैचेस होते थे उनमें जो तनातनी होती थी, जो गर्मी दोनों टीमों के बीच होती थी, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती थी। आप 2092 या 96 का वो वेंकटेश प्रसाद का वो किस्सा देखिए जी ठीक है। तो जी हाँ, जैसे कि हमें पता है भारत बनाम पाकिस्तान जो बहुत बड़ा महामुकाबला होने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूं सर, तो क्या बोलेंगे आप? अभी कुछ ये पता लगा है कि अरिजीत सिंह का जो है वो लाइव फंक्शन, वहाँ कॉन्सर्ट भी होने वाला है, जी, तो जी। उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए सर उस पर। वर्ल्ड कप तो कब का पहले का शुरू हो चुका है, लेकिन अब सेरेमनी कराने का क्या तात्पर्य है? अब देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है बीसीसीआई पे प्लस और आईसीसी पे भी जी। कि पाकिस्तान में इतना क्या खास है कि आप मतलब बाकी 8 टीमों को आप किनारे करके एक टीम को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। उन्हीं के एक कमेंटेटर हैं, अभी भारत में आए थे, कमेंट्री की उन्होंने, इज्जत अफजाई हुई उनकी यहाँ पर। जी। और पाकिस्तान वापस जाकर एक टीवी चैनल पर बैठकर वो ये कमेंट करते हैं कि उनको सबसे अच्छा मोमेंट रिजवान की उस पारी को में ये लगा कि रिजवान ने जो बाद में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी हिंदुओं के सामने, उनका ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब बताइए, इस ऐसी टीम के साथ आप किस तरह के संबंध स्थापित करना चाहते हैं? और लोग बाइकआउट चला रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच, मतलब इतने नाराज़ हैं भारत में इस सेरेमनी से। चीज़ें काफ़ी बिगड़ती हुई दिख रही हैं कि हाँ, लोग नाराज़ हैं इन सब चीज़ों से बीसीसीआई को। और जैसा को देखना हुआ कि आखिर वो संदेश क्या देना चाहते हैं विश्व पे, पूरे दुनिया को। सारी टीमें जो हैं वो इस बारे में क्या सोचेंगी? अब ये सेरेमनी आप पहले मैच में रख सकते थे, इंडिया और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो पहला ओपनिंग मैच था, आप उसमें ये सेरेमनी करवा सकते थे। और देखना होगा कि कब विश्व क्रिकेट में और फिर उसके बाद पूरी दुनिया इस मैच को देखने वाली है। आपको तैयार रहना होगा कि आपके पास अब इस तरह के सवाल भी आएंगे, लोग सवाल पूछेंगे आपसे और आपको जवाब देना होगा कि आखिर इस मैच में ऐसा क्या खास था। या तो फिर करवाइए सेरेमनी, हर मैच के पहले करवाइए या मत करवाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इसमें। मतलब सेरेमनी से अगर हम बात करें, सेरेमनी ऑर्गेनाइज कराना इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले, एक लोगों के कुछ मन में ये भी है कि हाँ चलिए ठीक है, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ बहुत बड़ा मैच है ना विश्व में। लेकिन अगर एक टीम को हम इतना बड़ा आंक देते हैं और बाकी 8-9 टीमों को हम इतना नीचे गिरा दें, तो ये तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा क्रिकेट जगत पे, और बीसीसीआई और आईसीसी पे भी ये सवाल उठेंगे, जायज़ सी बात है सर। तो चलिए ठीक है, उसको दरकिनार करते हुए अगर हम आगे की बात करें, बीसीसीआई ने किया ठीक है, जैसा भी है, आईसीसी का इवेंट है, एक आपने कॉन्सर्ट अरिजीत सिंह का ऑर्गेनाइज करा दिया है, पब्लिक के एक डिमांड होगी या कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन अगर हम मैच की बात करें, मैच के हालात को देखें, तो मैच बहुत ही गंभीर होने वाला है। हाँ देखिए ठीक है, अब मैच जैसा भी होगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंडिया को ज़्यादा परेशानी आनी चाहिए मैच जीतने में। अब इसको एक बार फिर देखेंगे आप, पाकिस्तानी गेंदबाज उतनी ज़्यादा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे हैं जैसा उन्होंने अभी हाल ही में खेला है। श्रीलंका ने उनको देखो, बेशक वो मैच हार गए हैं हाई स्कोरिंग के बाद अपनी ख़राब गेंदबाजी की वजह से, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि अगर आप दबाव बनाना चाहें तो शाहीन अफरीदी और हैरिस राउफ पर आप दबाव बना सकते हैं, उनकी कुटाई कर सकते हैं ठीक ठाक। जी बिल्कुल। आप अगर शुरुआत से अगर वो लय लेकर चलते हैं, जैसे कि कहा गया है कि अगर आपके सलामी बल्लेबाज अच्छा रन बना के देते हैं और अच्छी चीज़ें करके देते हैं, तो मध्यक्रम के बल्लेबाजों के लिए गेम और आसान निकल के आता है, और गेम आसान हो जाता है, रन अच्छे से स्कोर कर सकता है कोई भी बल्लेबाज आकर। तो ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद का इतना बड़ा ग्राउंड, मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम का नाम। तो हालांकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, क्षमता भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है, और सुमन गिल की भी वापसी के संकेत नज़र आ रहे हैं हमको। तो अगर सर बात करें हम प्रेडिक्शन की, स्कोर दोबारा से एक बार। देखिए, मुझे लगता है अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोर आप 350 के पार जाता हुआ देख रहे हैं जी। इसमें अच्छी खासी मार पड़ने वाली है पाकिस्तानी गेंदबाजों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो आप ये देखेंगे कि हम उनको जल्दी समेटेंगे इस बार भी। और कुलदीप यादव को एक बार फिर से उनके लिए मिस्ट्री होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप में किसी के पास उनके गेंदों का जवाब नहीं है। जी बिल्कुल। आपकी प्रेडिक्शन वैसे मेरे को लग रहा है कि सर एक तरफा ही हो रहा है, कि मतलब अगर वो बल्लेबाजी करें तो 380 बना देंगे, 350 बना देंगे, अगर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे तो जल्दी ढेर जाएगा। मतलब पिच बदल जाती है दोनों टीमों के लिए। देखिए, इसका कारण है कि आप टीम में देख रहे हैं और गेंदबाजी देख रहे हैं। अब किसी एक न्यूजीलैंड की टीम को देख लें और साउथ अफ्रीका की टीम को देख लें, उसके बाद भारत, इनके अलावा किसी टीम के पास इस तरह की गेंदबाजी नहीं है कि पांचों आपके पास विकेट टेकर हो। भारत में
जितने भी गेंदबाज खेल रहे हैं मैच में और जो बाहर भी बैठे हुए हैं, सभी विकेट टेकर हैं। आप कुलदीप जाते हैं तो रविंद्र जडेजा आते हैं, रविंद्र जडेजा जाते हैं तो अश्विन आते हैं, अश्विन जाते हैं तो बुमराह आते हैं, सिराज जाते हैं। उसके बाद आप किसके खिलाफ आप रन बनाएंगे, किसको आप अटैक करेंगे, ये मतलब टीम के लिए प्लान करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी जी बिल्कुल मैच बिल्कुल सही बात, क्योंकि हर एक गेंदबाज अगर आप उठा के देखें, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, अश्विन हो, जडेजा हो या कुलदीप हो, और इवन हार्दिक पांड्या की भी मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या भी आके विकेट निकाल के देते हैं आपको। तो आप टारगेट नहीं कर सकते किसी को भी। अगर आप टारगेट करने जाएंगे तो कब आप टारगेट बन जाएंगे ये नहीं पता होता भारतीय गेंदबाजों के सामने। जो सबसे बड़ी मुझे लगता है बाकी टीमों से आप तुलना करें भारत की, इस टीम में जो सबसे खास बात है वो है गेंदबाजी। आपके पास हार्दिक पांड्या छठे गेंदबाज हैं और 6 के 6 आपके पास मैन विकेट टेकर हैं जी। वो रन गति पे भी आपका अंकुश लगा के देंगे। आपको एक तरफ से अगर विकेट नहीं भी लेंगे तो रन नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ से जो फायदा मिलता है फिर वहाँ से विकेट निकलते हैं, और हमने ये लगातार मैचों में देखा है इस बार। और एक मैं सर आपसे एक ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि नसीम शाह के ना होने से कुछ तो इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तानी गेंदबाजी पे? देखिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। मुझे लगता है कि नसीम शाह शुरुआत में आपको विकेट लेकर देते थे जी। अच्छी गेंदबाजी करते थे, कसी हुई गेंदबाजी। अब देखें एशिया कप में तो मुझे लग रहा है कि सबसे सदी हुई गेंदबाजी जो गेंदबाज कर रहा था वो नसीम शाह थे, जिन्होंने रोहित कोहली सबको परेशान करके पाकिस्तान की ओर से। उनकी गेंद में जो एक लहरती हुई गेंद आती है, स्विंग होती है, सीम होती है उनकी गेंद, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हारिस रऊफ हैं लेकिन वो मिडिल ओवर्स में आते हैं। शाहीन के पास वो ले अभी है नहीं, और मुझे लगता है मिलने वाली भी नहीं है अभी फिलहाल कुछ। नहीं सर, अब ये देखने वाली बात होगी। साइंस अफरीदी भी अपने खासे अच्छे गेंदबाज हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, तो कहीं ना कहीं तो पत्ता इधर उधर हो सकता है अगर शुरुआत में संभल के ना खेले तो। देखिए अब गेम कोई सा भी हो, टीम कोई सी भी हो, आपके 10 से 5 से 10 ओवर के बीच में जब गेंद नहीं होती है तो मीडियम पेसर को भी स्विंग मिलता है उस पर, तो संभलने की ज़रूरत होती है हर टीम को उसमें। अब इसमें कुछ नहीं है कि अगर पाकिस्तान सामने तो बहुत ज़्यादा शेल में चले जाएं या संभाल के खेलें। अब अगर मौका मिलता है पहली बॉल से हिट करिए, क्या दिक्कत है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा महामुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, तो अब ये देखना होगा सर कि कल क्या गुल खिलाते हैं, भारत के धुरंधर या पाकिस्तान के जाबाज। तो कौन मारेगा बाजी, ये देखने वाली बात होगी। हर छोटी से बड़ी सारी चर्चाओं के लिए, सारी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रिकेट के किस्से पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।